बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। हम क्लास 9 में चैप्टर फर्स्ट को हमने कंप्लीट कर लिया था और आज से हमने स्टार्ट करना है चैप्टर सेकंड। चैप्टर सेकंड हमारा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पर है। इसका एसओएल नंबर 1 एंड 2 को हमने डिस्कस करना है। इसका लेक्चर नंबर हमारा फर्स्ट होगा, ओवरऑल हमारा लेक्चर नंबर 5 होगा। तो हम चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन की तरफ। हमने एज इट जो है वो 5 MCQ को डिस्कस करना है, 5 शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने और इसी तरह से हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम अपने डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन, फिर हम MCQ की तरफ आएंगे। बिस्मिल्लाह करते हैं हम अपने फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट आर बायो एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट्स, नेम देयर टाइप्स। अब देखिए इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। तो व्हाट आर बायो एलिमेंट्स, इसके लिए एक, और देयर टाइप्स के हवाले से अगर बात करें तो उसके 2 मार्क्स होंगे। तो इस तरह से हमारे कितने बन जाएंगे, 3 मार्क्स कंफर्म होंगे। तो ये कंटेंट हमने एज इट लिखना है। आइए चलते हैं बायो। बायो का मतलब होता है लाइफ, बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि लाइफ की बात की आपने, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात की। एलिमेंट्स का मतलब होता है एलिमेंट्स। अब बायो एलिमेंट्स का मतलब क्या हो गया, ऐसे एलिमेंट जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद हों या किसी भी लाइफ के अंदर मौजूद होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बायो एलिमेंट्स का नाम देंगे। तो यानी कि पहले हमारी डेफिनेशन, बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटोप्लाज्म विच इज मेड अप ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स नोन एज बायो एलिमेंट्स। आप इसको और शॉर्ट कर सकते हो, आप ये कह सकते हो द एलिमेंट्स दैट आर फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज नोन एज बायो एलिमेंट्स, और बायोलॉजिकल एलिमेंट्स भी कहते हैं इसको। अब हम चलते हैं इसकी अकरेंस के हवाले से। आउट ऑफ 92 नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स, यानी कि हमारी अर्थ पर नेचर में कितने एलिमेंट्स हैं, नेचुरली 92 हैं। अब उन 92 में से 16 की बात करें तो 16 क्या हैं, ये बायो एलिमेंट्स हैं। तो ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट MCQ भी आ गया। आगे चलते हैं तो हमने अब इनके नाम लिखने हैं। टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल एलिमेंट्स ऑन द बेस ऑफ देयर प्रोपोर्शन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायो एलिमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। एक को हम कहेंगे मेजर और दूसरे होंगे माइनर। अब जितने भी बायो एलिमेंट्स में, उसमें से 99% जो होते हैं वो मेजर बायो एलिमेंट्स होते हैं, और माइनर एलिमेंट्स ये यू कैन से लेस देन 1% होते हैं, 1% से भी कम होते हैं। तो 99% मेजर है, इसलिए उनको मेजर कहा जाता है। ये माइनर इसलिए है क्योंकि ये बहुत कम मौजूद होते हैं, अबाउट 1% ये मौजूद होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो हमारे इस शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से अगर देखें तो 2 कंटेंट थे, दोनों कंटेंट जो है वो कंप्लीट होते हैं। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द नेम द मेजर बायो एलिमेंट्स विद देयर वेटेज इन द बॉडी। अब हम मेजर बायो एलिमेंट्स का नाम लिखना है और उसकी क्वांटिटी भी हम शेयर करेंगे आपसे। अच्छा, हमने पहली बात की है कि हमारा जो मेजर बायो एलिमेंट्स हैं ये कितने परसेंट हैं, वो 99% है। ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट MCQ है। अच्छा, सेकंड पे हम चलें तो हम बात करेंगे, नंबर फर्स्ट पे ऑक्सीजन है, नंबर सेकंड कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ये इनके नाम आ गए, यानी कि ऑक्सीजन आ गया हमारे पास, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है एंड फॉस्फोरस है। अब हमने इसके साथ साथ क्वांटिटी भी लिखनी है। क्वांटिटी में हम कहते हैं कि ऑक्सीजन द मोस्ट अकरिंग, यानी कि सबसे ज़्यादा है, द मोस्ट अबंडेंट बायो एलिमेंट दैट इज ऑक्सीजन। और नंबर सेकंड पर कार्बन है जो कि 18% है। हाइड्रोजन को देखें तो वो हमारे पास 10% है। इसी तरह नाइट्रोजन की अगर बात करें तो नाइट्रोजन हमारे पास 3% है। कैल्शियम की बात करें तो 2% है। फॉस्फोरस जो है ये 1% है। अगर हम देखें तो ये 6 के 6 हमारे इंपॉर्टेंट MCQ भी हैं। इन 6 में से कोई भी आपके पास MCQ में आ सकता है। अब देखें इसके हवाले से अगर हम देखें तो हमारे 2 कंटेंट थे। आप देखें ये 3 मार्क्स के लिए है, जाहिर सी बात है क्वेश्चन हमारा ये 3 मार्क्स के लिए था, तो इसके ये हमने ये पहले वाली परसेंटेज भी बतानी है।
तो अगर नहीं बताई तो कोई बात नहीं है, क्योंकि उसने सवाल में पूछा है नेम द मेजर बायो एलिमेंट्स, आपने नाम भी उसके लिख लिए, फिर उसकी सीक्वेंस बता दिया। आपके पास 6 थे तो हर एक के लिए यानी कि इस एक के लिए आपके पास कितने मार्क्स थे 0.5 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो हमारे ये 3 आ जाएंगे। तो ये आपके पास सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन था जो कि हाईली इंपॉर्टेंट है। आगे हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What are proteins give their chemical composition? इसकी कंपोजिशन बतानी है, रोल नहीं बताना। नंबर फर्स्ट पे आइएगा तो हमने देखना है कि इस क्वेश्चन के भी 2 कंटेंट हैं। इस क्वेश्चन को भी हमने कैसे कंप्लीट करना है, 1.5 इज इक्वल टू 3 मार्क्स हो जाएंगे। अच्छा, पहले कंटेंट में कहते हैं कि प्रोटीन को डिफाइन करें। प्रोटीन्स आर बायोमोलिक्यूल्स, बिल्कुल ऐसे हैं, बायोमोलिक्यूल्स है, डेफिनेशन मुकम्मल नहीं हुई। दैट आर मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ द सेल, ये भी बात है इसमें। अब ये यहाँ पर उसकी मुकम्मल डेफिनेशन हो सकती है। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें, साथ हम ये भी बता सकते हैं द प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड, ये भी हम साथ मेंशन कर सकते हैं इसकी डेफिनेशन के हवाले से। दूसरा पॉइंट इसी के हवाले से बताया गया 55% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द सेल, यानी कि सेल से सारे का सारा पानी आप रिमूव करवा दें, जो ड्राई वेट बच जाता है उस ड्राई वेट का 55% क्या होता है, वो प्रोटीन होती है। तो ये हमारा इसके साथ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी आ जाता है। आगे चलते हैं कंपोजिशन के हवाले से। पहली बात तो ये है कि प्रोटीन्स किससे बनी है। अभी हमने यहाँ पर कहा कि ये अमाइनो एसिड से बनी है। अब इस अमाइनो एसिड के अंदर मैं लिख रहा हूँ AA, यानी कि अमाइनो एसिड के अंदर, अमाइनो एसिड के अंदर कौन कौन से बायो एलिमेंट्स पाए जाते हैं ये हम देखते हैं। नंबर फर्स्ट पे देखें कार्बन, सेकंड हाइड्रोजन, थर्ड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड आयरन भी पाए जाते हैं। डिपेंड कर रहा होता है कौन सा अमाइनो एसिड है, तो अमाइनो एसिड की कंपोजिशन के हवाले से हम ये देख रहे होते हैं। तो ये हमने 7 बायो एलिमेंट्स देखे हैं जो कि प्रोटीन में पाए जाते हैं। आगे चलें, केमिकली प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड चेन्स विच आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। यहाँ पर इसकी ये भी डेफिनेशन आ जाती है, कंपोजिशन मुकम्मल हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे 2 पॉइंट्स थे, एक ये आ गया और सेकेंडली ये आ गया, तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। हम चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पेपर के हवाले से। देखें तो इस क्वेश्चन के हमारे पास 3 कंटेंट आते हैं। गिव एनी 3 एग्जांपल्स ऑफ प्रोटीन विद देयर फंक्शन। इसका मतलब एग्जाम्पल और फंक्शन 1 मार्क्स के लिए होगा, और यानी कि हम इसमें देखें तो 1 + 1 + 1 = 3। इस क्वेश्चन के 3 कंटेंट आ गए हमारे पास। तीनों में देखें हमें एंजाइम बताना है, यानी कि एग्जांपल बतानी है और साथ उसका फंक्शन भी बताना है। नंबर फर्स्ट पे आएगा मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, ये उसने बात कर दी है। फिर आगे लिखे विद स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन, यानी कि दोनों कंटेंट पूरे कर दिए हैं, ए भी कर दिया बी भी कर दिया। पहली बात हमने क्या लिखा जी, एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। दूसरी हमने बात लिखी है कि ये प्रोटीन ऐसी हैं जो केमिकल रिएक्शन को क्या कर रही होती हैं, प्रोसीड कर रही होती हैं, स्पीड अप कर रही होती हैं। दूसरा चलते हैं हम हीमोग्लोबिन के हवाले से। हमने कहा है कि हीमोग्लोबिन जो होती है ना, ये RBC के अंदर पाई जाती है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाई जाती है। रेड ब्लड सेल का कलर भी इस हीमोग्लोबिन की वजह से रेड होता है, ये भी याद रखिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट MCQ है। अच्छा, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, हमने एग्जांपल दे दी। अब हम इसके फंक्शन की तरफ आते हैं। तो फंक्शन इसका क्या है, इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इन दी बॉडी वाया ब्लड, यानी कि ब्लड के अंदर ये हीमोग्लोबिन क्या कर रही होती है, ऑक्सीजन को कैरी करती है और ट्रांसपोर्ट कर रही होती है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करती है और ट्रांसपोर्ट करती है। तो ये इसका फंक्शन आ गया। हमारे पास तीसरी एग्जांपल आएगी जी केराटिन। अब केराटिन क्या होती है, इट इज कंपोनेंट ऑफ हेयर, नेल्स एंड फेदर्स एंड हॉर्स एंड बीक्स। अब यहाँ पे हमने एग्जांपल लिख ली
कि केराटिन तो आ गई हमारे पास एक एग्जांपल। अब हम इसका फंक्शन बता रहे हैं कि ये हमारे हेयर, हमारे नेल्स, हमारे फेदर्स, हमारे हॉर्न एंड बीक्स में मौजूद होता है। हेयर, नेल्स, फेदर्स बर्ड्स में होते हैं, हॉर्न जो है ये एनिमल्स के अंदर होते हैं, मैमल्स के अंदर मौजूद होते हैं, एंड बीक्स चोंच होती है परिंदों के अंदर, टू मेक देम हार्ड एंड प्रोटेक्टिव, उसको हार्ड भी बना देती है, प्रोटेक्टिव भी बना देती है। ये केराटिन के हवाले से हमारा तीसरा पार्ट मुकम्मल हो गया और शॉर्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे मुकम्मल हो जाता है। कैटेगराइज सोर्स ऑफ प्रोटीन। अब हम देखें तो सोर्सेस ऑफ प्रोटीन के हवाले से भी हमारे पास क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए है, तो ये भी क्या आएगा 1 + 1 + 1 = 3, यानी कि हमने इसके 3 सोर्सेज एटलीस्ट बताने हैं। उनको आप पॉइंट्स में लिखें या फिर हेडिंग्स बना के लिखें, ये आप पे डिपेंड कर रहा होता है। आपने उसको 1 2 3 लाजमी लिखना है ताकि एग्जामिनर को पता हो कि भाई 3 पार्ट्स इसने लिखे हैं, 3 पॉइंट्स लिखे हैं, इसको 3 मार्क्स देने हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा सोर्सेज ऑफ प्रोटीन के हवाले से नंबर फर्स्ट पे हम देखते हैं कि प्लांट सोर्स होता है, इसका प्लांट सोर्स होता है। दूसरा, प्लांट सीड्स आर मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्लांट सीड्स आर मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ प्रोटीन लाइक बीन्स, लेंटिल्स, पीस, नट्स। इन सब के अंदर देखो आगे एग्जांपल भी मेंशन कर, पहले उसने सोर्स भी बता दिया प्लांट सोर्स है, फिर प्लांट की उसने एग्जांपल भी दे दी कि प्लांट के किस किस पार्ट के अंदर क्या होती हैं, प्रोटीन मौजूद होती हैं। आगे चले तो हम देखते हैं एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स के हवाले से देखें, एनिमल प्रोडक्ट्स आर सोर्स ऑफ हाई प्रोटीन कंटेंट, जैसे कि मिल्क, बीफ, मटन, पोल्ट्री मीट, एग एंड फिश। सी फूड की भी हमने बात करनी। आपने इतनी एग्जांपल लिखने की आपको जरूरत नहीं, आप कम से कम 2 से 3 एग्जांपल मेंशन करें। तो ये सारे जो पॉइंट्स हमने लिखे हैं ये किसके लिए लिखे हैं, प्रोटीन के सोर्स के हवाले से। फिर आ जाता है फंगल सोर्स, फंजाई। प्रोटीन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मशरूम्स। मशरूम आजकल कॉमनली हम इसको कंज्यूम कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो अब देखें हमने यहाँ पर 3 पॉइंट्स अपने कंफर्म कर लिए। 3 पॉइंट जब हम लिखेंगे तो हमें 3 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम चलेंगे हमारे लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन में हमने बताना है ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स के, हमारे ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स कौन कौन से हैं। ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स के हवाले से अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पे आप 5 डिस्कस करने हैं। नंबर फर्स्ट पे जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज प्रोटीन। इस क्वेश्चन को हमने एक टेबल की फॉर्म में लिखा है, आप इसको टेबल की फॉर्म में वहां पर लिख लें या फिर आप इसको 1 बाय 1 लिख लें, यानी कि आप पहले लिख लें कार्बोहाइड्रेट्स और उसकी आपने एग्जांपल बतानी है, लोकेशन बतानी है और मेन रोल बताना है। इसी तरह फिर प्रोटीन लिखें, फिर उसकी एग्जांपल, लोकेशन और मेन रोल आपने बताना है। डिपेंड कर रहा है कि आप इसे कैसे लिखें। आप टेबल में लिख लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अच्छा आगे चलें तो हम देखते हैं नंबर फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट। ये बायोमॉलिक्यूल की फर्स्ट एग्जांपल आ गई है। फर्स्ट एग्जांपल आ गई है बायो कार्बोहाइड्रेट। इसकी एग्जांपल ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च, सेलुलोज, काइटन। अब यहाँ पर 6 एग्जांपल लिखी हुई है, आप कोई से 3 से 4 आपने एग्जांपल लाजमी लिखनी है। आगे हम चलेंगे लोकेशन इन दी सेल, ये सेल में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अब ये हमने देखना कॉमनली वो बता रहा है सेल वॉल के अंदर पाया जाता है। अब सेल वॉल में यहाँ पर कौन पाया जाता है, ये सेलुलोज पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्म, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं, गोल्गी अपरेटस में पाए जाते हैं। ये मुख्तलिफ सेल के पार्ट्स आ गए हैं जिसके अंदर ये कंटेंट पाया जाता है। हमने ये नहीं बताना कि कौन सा कंटेंट कहाँ पाया जाता है, लेकिन हमने जनरली हमने इसको मेंशन कर दिया। मैंने एक एग्जांपल दिया है कि ये वाला यहाँ पर पाया जाता है, बाकी कौन कहाँ पाया जाता है वो हमने देखना है। इस तरह से काइटन को देखें, ये भी सेल वॉल में होता है, एंड सो ऑन मैनी अदर थिंग्स। आगे चलते हैं कि मेन रोल क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का मेन रोल क्या है। नंबर फर्स्ट पे देखें तो ये यूज्ड एज फूड। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी फूड का एक बड़ा हिस्सा है, एनर्जी सोर्स है, कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट्स एंड फंगल सेल वॉल, सेल सरफेस मार्कर। सेल सरफेस मार्कर को हम एंटीजेंस भी बाज़ कहते हैं, ये रिसेप्टर्स भी होते हैं। सेल की सरफेस पर फॉरेन पार्टिकल को मार करने के लिए कोई प्रोटीन जो मौजूद होती है या कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए, आरएनए और डीएनए के अंदर भी जो है वो पाई जाती है कार्बोहाइड्रेट। वो कौन सी है, वो राइबोज पाई जाती है।
5 कार्बन शुगर होती है जिसको हम राइबोज कहते हैं। तो ये हमने अभी सबसे पहले किसके बारे में मेंशन किया है, ये कार्बोहाइड्रेट के हवाले से बात की है। दूसरे नंबर पे हमारा क्या आएगा, प्रोटीन आ जाएगा। प्रोटीन की बात करें सबसे पहले इसकी एग्जांपल्स हैं हीमोग्लोबिन, एक्टिन, मायोसिन, हार्मोन, एंजाइम, एंटीबॉडीज। यहाँ पर 6 एग्जांपल लिखी हैं, कोई से 3 से 4 आपने याद रखनी है जो यहाँ पर आपने अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो मेंशन करनी है। आगे हम चलते हैं, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ये सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद हैं, ये सेल की सेल मेम्ब्रेन में मौजूद हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मौजूद है जिसे हम RER कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER भी कहते हैं। गोल्जी अपरेटस के अंदर मौजूद हैं, गोल्जी बॉडीज भी इसको कहते हैं। प्लांट्स के अंदर इनको डिक्टोसोम्स भी कहते हैं। आगे हम देखेंगे प्रोटीन के रोल के हवाले से, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन, ये गैसेस ट्रांसपोर्ट कराता है जैसे कि हमने हीमोग्लोबिन की बात की। ये केमिकल मैसेंजर है इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन्स, यानी कि जब वो ये हार्मोन की फॉर्म में होगा तो ये क्या होगा, केमिकल मैसेंजर होगा। ये स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शन को, और ये इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करते हैं। इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में क्या होती हैं, एंटीबॉडीज होती हैं। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट इसका क्वेश्चन आ गया। आगे हम चलें तो हम लिपिड्स के हवाले से चंद बातें कर लेते हैं। लिपिड्स की अगर बात करें तो लिपिड्स जो है ये भी हमारा इंपॉर्टेंट एक बायोमॉलिक्यूल है। इसकी एग्जांपल देखें तो फैट्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं, वैक्सेस हैं, ऑयल्स हैं एंड विटामिन्स हैं। तो ये हमारे पास एग्जांपल आ गई। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि आप लिखते होते हैं जी स्टीरॉइड हैं, कोलेस्ट्रोल है, उसमें कुछ हार्मोन्स भी आ जाते हैं, इसाइल ग्लिसरॉल है एंड मैनी मोर अदर्स। तो यहाँ पर 3 से 4 लिखे हुए हैं, मोर देन इनफ फॉर यू। तो नेक्स्ट हमने देखना ये कहाँ पाए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या लिखते हैं, SER लिखते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम RER लिखते हैं, तो इसको हम SCR लिख रहे हैं। तो ये हमने देखा है कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अच्छा, इसका हम फंक्शन देखें तो फंक्शन क्या होता है, सबसे बड़ा फंक्शन इसका देखें कि ये प्रोवाइड करते हैं लॉन्ग टर्म एनर्जी। लॉन्ग टर्म एनर्जी ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर हम देखें तो इमीडिएट जो सोर्स होता है एनर्जी का वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट होते हैं। सबसे पहले एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, फिर हमें लिपिड से मिलती है, और लास्ट पे ज़रूरत पड़े तो प्रोटीन से मिलती है। तो दूसरा पॉइंट आ जाएगा कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है, जाहिर सी बात हो उसका स्ट्रक्चरल रोल प्ले करने में हेल्प कर रहा होता है। तो ये हमारे पास आ गई किसकी बात, लिपिड्स के हवाले से। 4th नंबर पे हमने देखना DNA। अब DNA की एज एट एग्जाम्पल तो नहीं होती, लेकिन जो हमारी बुक में लिखी हुई है वैसे आप कह सकते हैं क्रोमोसोमल DNA, ऐसा DNA जो क्रोमोसोम में पाया जाता है, ऐसा DNA जो कि क्रोमोसोम के बाहर पाया जाता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA। तो डिपेंड कर रहा होता है, टाइप्स आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में नहीं है तो आपने मेंशन नहीं करनी। आपने देखना है कि ये कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है, क्रोमोसोम में। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो उसके ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, या फिर हम उसको न्यूक्लियाइड का नाम भी देते हैं, न्यूक्लियाइड। ये प्रोकैरियोट्स के अंदर है, अगर आप देखें तो ये प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियाइड यानी कि साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है। फिर हम DNA के रोल की तरफ आते हैं। देखें कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम है, इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा हम कहें स्टोर एंड पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन। सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन DNA के पास होती है और उसने फिर नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पास करनी होती है। गाइड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को ये गाइड कर रहा होता है। लीस्ट बट नॉट लीस्ट बायोमॉलिक्यूल दैट इज RNA। इसकी टाइप्स है मैसेंजर RNA, राइबोसोमल RNA एंड ट्रांसफर RNA। मैसेंजर RNA स्टैंड फॉर M फॉर मैसेंजर RNA, TR फॉर राइबोसोमल RNA, T फॉर ट्रांसफर RNA। तो ये हमने याद रखना है, MRT, मैसेंजर, राइबोसोमल, ट्रांसफर RNA। अच्छा, फिर हम देखें ये कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में और साइटोप्लाज्म में। डेफिनेटली न्यूक्लियस में भी होते हैं और यहाँ पर भी मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस में भी आप इसे कह सकते हैं। अब इनका फंक्शन देखें तो टूल फॉर ट्रांसलेशन। व्हाट इज ट्रांसलेशन? इस RNA के पास इंफॉर्मेशन होती है जो कि प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल होती है।
अब ये इंफॉर्मेशन कहाँ से लेके आया था? ये इंफॉर्मेशन प्रीवियसली डीएनए से लेके आता है। तो हम ये देखते हैं कि मैसेंजर आरएनए जो है वो प्रोटीन बनाने में हेल्प कर रहा होता है। उसके बाद प्रोटीन सेंसर, अगेन से वही बात है, एंजाइम एज राइबोजाइम्स। कुछ आरएनए ऐसे होते हैं जो कि एंजाइम के तौर पे भी काम करते हैं। ये जो काम कर रहे होते हैं इनको हम कहते हैं ये राइबोसोमल आरएनए होते हैं बेसिकली। और ये भी मैं बता दूं कि ये राइबोसोम पे ही पाए जाते हैं मैक्सिमम। तो अभी हमने यहाँ पे 5 जो हैं वो बायोमोलिक्यूल का जिक्र किया है। अब हम चलते हैं हम अपने ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू की जानब। अच्छा, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा कार्बन एंड हाइड्रोजन कॉन्स्टिट्यूट अबाउट ह्यूमन बॉडी। हमने इसको अपने शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर हमने डिस्कस किया है कि कार्बन और हाइड्रोजन इनकी कितनी परसेंटेज है, कार्बन एंड हाइड्रोजन की कितनी परसेंटेज है। ये आपने हमें किसके अंदर, कमेंट के अंदर इसका आंसर हमसे शेयर करना है, क्योंकि इसको हमने शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल की कौन कौन सी एग्जांपल है? ग्लूकोज ऑर्गेनिक है, लिपिड ऑर्गेनिक है, प्रोटीन ऑर्गेनिक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे के सारे ऑर्गेनिक हैं, यानी कि ऑप्शन डेल्टा हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, यानी कि ऑल ऑफ दीज। इसके अलावा हम देखते हैं कि प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ। अब प्रोटीन किस किस से बनी होती है? अब हमने यहाँ पर देखना है कि जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आएगा। देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये तो प्रोटीन में बिल्कुल होता है। फिर हम देखेंगे CHO, ये भी होता है, CHOP भी होता है, CO भी होता है। अब हमने देखना है कि मैक्सिमम जो है वो प्रोटीन के अंदर क्या चीज़ होती है, तो उसमें हम क्या मेंशन करेंगे, हमारा अल्फा ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट होगा। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। ईच अमीनो एसिड हैज अ सेंट्रल कार्बन कॉल्ड एज। अब जिस कार्बन के साथ सारे ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं? बीटा कार्बन नहीं कहते, अल्फा कार्बन। बिल्कुल उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, थीटा या सेंट्रल कार्बन भी नहीं कहते, उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। ये वो कार्बन होती है जिसके साथ सारे ग्रुप लगे हुए हैं। यहाँ पर अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पर अमाइनो ग्रुप है, और ये नीचे हाइड्रोजन होता है। इस कार्बन को हम क्या बोल रहे होते हैं? ये अल्फा कार्बन होती है। क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट वन है जो कि एमसीक्यू है। विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड का जो पार्ट नहीं होता, जनरल स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं होता। देखिए, कार्बोक्सिल ग्रुप की अगर बात करें तो ये तो इसका पार्ट होता है, अमाइनो ग्रुप भी इसका पार्ट होता है। ऑक्सीजन को अगर देखें और हाइड्रोजन देखें तो हाइड्रोजन भी पार्ट है, लेकिन ऑक्सीजन एज अ ग्रुप पार्ट नहीं है। हमने देखा यहाँ पर हाइड्रोजन भी था, अमाइनो ग्रुप भी था, कार्बोक्सिल ग्रुप भी था, और यहाँ पर ये अल्काइल है। वो चाहता है कि ऑक्सीजन भी क्या एज अ फंक्शनल ग्रुप के तौर पे अकेला पाया जाता है। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन हमारा चार्ली जो होगा ये क्या होगा? इनकरेक्ट होगा अबाउट दिस वन। तो ये थे हमारे 5 MCQs, 5 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन। हमने इनको डिस्कस किया। ये हमारा लेक्चर फर्स्ट था, चैप्टर 2 का। ओवरऑल हमारा लेक्चर 5 था। आपने एज इट इसको याद करना है, अपनी नोटबुक्स के ऊपर इसे राइट अप करना है। और नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हमारा SL नंबर 2 और 3 पर होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।